Hello and welcome to Acme E-Classes. Today we are going to start extract and summary of the poem Dust of Snow. First of all, we describe in front of you about the extract number 1. In this poem, first question is that name the poem and the poet. बच्चों सबसे पहले क्या है, आपको आंसर देते समय इस चीज का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर किस प्रकार सोल्व किया जाता है, क्योंकि कई बार टीचर क्वेश्चन के बारे में डिस्क्राइब तो कर देते हैं लेकिन बच्चों को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लिखने के मैनर्स को नहीं डिस्क्राइब करते और यही समस्या एक बहुत बड़ी समस्या आती है। बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम में हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे लेकिन उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। तो इसी प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे तो आपको आपका लिखने का जो तरीका है वे हम किस प्रकार रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को हम किस प्रकार लिखेंगे, द नेम द पोएम एंड द पोएट। तो आप बच्चों ने लिखना है द नेम ऑफ द पोएम is dust of snow। कई बार क्या होता है, बच्चे इस डस्ट का डी स्मॉल लेटर में लिख देते हैं और इस सनो का स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, जिससे उस बच्चे का जो आंसर है वो गलत हो जाता है और यहीं पर एग्जामिनर उसका हाफ मार्क्स काट देता है। लेकिन आपने ये गलती रिपीट नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको राइट करके दिखा रहा हूं। द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो और इसको सिंगल कोमास के अंदर आपने लिख देना है। आगे हम लिखेंगे एंड द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और यहीं पर भी बच्चे गलती करते हैं। कई बार बच्चे रॉबर्ट का आर स्मॉल लेटर में लगा देते हैं, फ्रॉस्ट का एफ स्मॉल लेटर में लगा देते हैं, यहाँ पर भी एग्जामिनर उनके मार्क्स काट लेगा। तो ये गलती आपने रिपीट नहीं करनी है, तो ये आंसर आपने लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द क्रो सिटिंग। जो कौवा है वो कहां पर बैठा हुआ था, तो इसका आंसर रहेगा द क्रो was sitting on the hemlock tree। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है बच्चों, आंसर को ज्यादा लंबा नहीं खींचना, क्योंकि एक नंबर के मार्क्स में ज्यादा आंसर नहीं लिखा जाता और न ही बिल्कुल कम। द क्रो वाज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री। जो कौवा था वो एक धतूरे के पेड़ पर बैठा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो यहां पर डस्ट ऑफ स्नो का क्या मीनिंग है वो आपको राइट करना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर तो किस तरह से आप लिखेंगे, डस्ट ऑफ स्नो इज फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेट्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। यहां पर डस्ट ऑफ स्नो, यहां पर डस्ट ऑफ स्नो जो कवि के ऊपर गिरते हैं हेमलॉक ट्री से, वो किस चीज के लिए स्टैंड है। तो इसका आंसर किस प्रकार लिखना पड़ेगा आपको, आंसर फोर्थ, the
dust of snow is the dust of snow stands for sadness. आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर सैडनेस. क्वेश्चन नंबर 5. What did the crow do? कौवे ने क्या किया? तो इसका आंसर रहेगा द crow shook down dust of snow from the hemlock tree. From the hemlock ट्री. इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं. जितना वे आपका, यदि आप प्रॉपर वे में क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता, आपके मार्क्स फुल आएंगे. तो सेकंड एक्सपेक्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ मूड वाज द पोएट इन? कवि किस प्रकार के मूड में था? बच्चों, इस एक्सट्रैक्ट के अंदर मैंने ये जो क्वेश्चन है अपनी तरफ से लिया है, क्योंकि स्टैंजे के अंदर 4 क्वेश्चन थे, ताकि आपको पता चल जाए कि पोएट और पोएम का नाम किस प्रकार से लिखा जाता है. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मूड वाज द पोएट इन? कवि किस प्रकार के मिजाज में था, उसका किस प्रकार का मूड था? तो हमने पोएम को रीड किया था, आप सभी को पता है. तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर नंबर 1, the poet was in a sad mood. The poet was in a sad mood. जो कवि था उसकी जो मनोदशा थी वो खराब थी, यानी कि वो खुश नहीं था. क्वेश्चन नंबर 2, what does the poet say has changed his mood? What does the poet say? कवि क्या कहता है? has changed his mood. किसने उसके मिजाज को बदला? तो किसने बदला था? आपने पोएम को रीड किया था कि जो कौ था वो पेड़ पर बैठा हुआ था. जैसे ही वो अपने आप को झटकता है तो बर्फ के कण कवि के ऊपर गिर जाते हैं और उसकी जो मनोदशा है वो बदल जाती है. तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर नंबर 2, द crow's act shaking of the dust of snow from the hemlock tree. From the hemlock tree has changed poet's mind. यहां पर माइंड भी लिख सकते हैं, हार्ट भी लिख सकते हैं. द क्रोज एक्ट, जो क्रो की एक्टिविटीज है, जो उसके कार्य हैं, जो उसकी गतिविधि है, सेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, वो एक हेमलॉक ट्री से बर्फ के कण गिरा देता है, जिससे जो कवि की मनोदशा है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिजल्ट?
वाज द रिजल्ट, और उसका रिजल्ट क्या होता है, जैसे ही बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका जो शेष दिन है वो खराब होने से बच जाता है। The poet saved some part of the day. The poet saved, कवि बचा लेता है, some part, कुछ भाग, of the day, दिन का, कवि अपने दिन का कुछ हिस्सा बचा लेता है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम इन दिस स्टैंजा। राइम स्कीम क्या होती है, मैं ये आपको करवा चुका हूं बच्चों, उम्मीद है आप ही इसकी राइम स्कीम को बना देंगे। तो इसमें राइम स्कीम बतानी है आपने। तो राइम स्कीम जैसे थर्ड स्टैंजा था तो उसकी क्या बनाई थी हमने, जैसे उसके अंदर दिया गया था मैं आपको बता देता हूं, हार्ट मूड, जैसे हार्ट, एक तो हार्ट था, मूड, पार्ट, हार्ट, मूड, पार्ट, और लास्ट था रूट। ये जो वर्ड है पोएम के लास्ट वाले लेने हैं हमने। तो इसमें देखिए जो हार्ट और पार्ट की टाइमिंग स्कीम है वो सेम है। तो पहले हार्ट को हम ए मानेंगे, मूड इसकी इससे अलग है तो ये क्या हो जाएगा बी, इसकी और हार्ट और पार्ट की सेम रहेगी तो ये भी क्या हो जाएगा ए, रूट, रूट की क्या हो जाएगी बी। तो हमने ऐसे समझाया था बच्चों आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से बना सकते हैं। जो स्टैंजा गिवन होगा उसमें से आपने लास्ट के जो वर्ड है वो चूज कर लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इजीली वे में बना पाएंगे। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा, आंसर को हम शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं, द राइम स्कीम इज, द राइम स्कीम इज, ये ऊपर बनी हुई है ए बी एल, इज ए बी एल। एक चीज का और ध्यान रहे बच्चों, हमने इसके अंदर ज्यादा गैप नहीं देना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको लिखकर समझा रहा हूं ताकि आपको जरा सी भी परेशानी न आए। यदि आप इस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को राइट करेंगे तो बच्चों आपका हाफ मार्क्स भी नहीं कट सकता, आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। तो आगे मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं समरी ऑफ दिस पोएम। तो चलिए डिस्कस करते हैं समरी ऑफ दिस पोएम, डस्ट ऑफ स्नो। My dear student, when you are going to write the summary, there are some rules, कुछ ऐसे नियम है जिनको आप सभी बच्चों ने फॉलो करना है। समरी को राइट करने से पहले आप इसके नियम को जान लीजिए कि कौन कौन से नियम ऐसे जरूरी होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कई बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन को ऐसे राइट कर देते हैं, इट इज रॉन्ग वे। तो किसी भी बच्चे ने ऐसे क्वेश्चन को राइट नहीं करना है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखने का तरीका, 3 वर्डिंग आपने लिखनी है, क्या यू ई क्वेश्चन। आंसर को भी ऐसे करना है, आंसर में भी कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, इट इज रॉन्ग वे। तो आंसर को भी राइट करते समय 3 वर्ड का यूज करेंगे ए एन एस। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, कई बच्चे इस चीज में भी पजल हो जाते हैं कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। कई बार एग्जाम में सेंट्रल आइडिया भी मिल सकता है, समरी भी मिल सकती है, तो किसी भी बच्चे ने पजल नहीं होना है। तो इसका अर्थ एक ही होता है। दूसरी बात, जब आप पोएम को लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर कुछ स्पेस देना है। सबसे पहले यहां पर स्पेस देना है, उसके बाद आपने लिखना शुरू करना है। और लिखते समय ये भी ध्यान रखना है
कि जो आपकी राइटिंग है नीट एंड क्लियर होनी चाहिए। यदि नीट एंड क्लियर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखने का तरीका आपका सेम होना चाहिए। राइटिंग जो वर्डिंग है उसको कभी बड़ा लिख दिया कभी छोटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये लिखते समय जब आपकी 5 या 6 लाइन हो जाए उसके बाद फिर आपने स्पेस देना है, और उतने ही डिस्टेंस पर आपका स्पेस होना चाहिए जितना की डिस्टेंस आपने ऊपर दिया है। तो इस चीज के बारे में आपने विचार करना है। क्या पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन को किया है। दूसरी मेन बात, ये जो पिक्चर मैंने बनाई हुई है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें जैसे ये वृक्ष है, ट्री यहाँ पर क्रो है, तो यहाँ पे लिख भी देना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि बच्चा क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। यहाँ पर तो क्रो लिख देंगे, तो यहाँ पर जैसे पोएट है तो यहाँ पर पोएट लिख देंगे। ये किस चीज का पेड़ है, हेमलॉक ट्री, ये भी राइट कर देंगे डस्ट ऑफ स्नो। बच्चों ये मायने नहीं रखता कि पिक्चर कितनी सुंदर है, और न ही आपने ज्यादा टाइम लगाना है पिक्चर को बनाते समय, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास बिल्कुल ही कम समय होता है किसी चीज को अटेम्प्ट करने का। जैसे भी आप पिक्चर बनाते हैं वो बिल्कुल चलेगी, सिर्फ एग्जामिनर क्या देखता है कि इस बच्चे ने अपनी तरफ से कितना प्रयास किया है। यदि हम एक ही तरह के क्वेश्चन लिखते हैं, एक ही तरह के आंसर लिखते हैं, तो उनमें हमारे में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यदि एग्जामिनर भी ये चीज देखना चाहता है कि बच्चे का जो वे ऑफ राइटिंग है वो किस प्रकार का है, यह बच्चा दूसरों से किस प्रकार, इसका आंसर दूसरों से किस प्रकार डिफरेंट है, इस चीज को आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। पिक्चर कैसे भी हो बच्चे, जैसे मैंने एक ही कुछ ही सेकंड के अंदर पिक्चर बना दी, तो ये नहीं है कि पिक्चर मैंने कैसे बनाई हुई है। ये इंपॉर्टेंट है कि देखो मैंने कितना प्रयास किया है कि अपने क्वेश्चन के अंदर, अपने आंसर के अंदर इसमें जान डालने के लिए, वही काम आपने करना है। यदि आप इस तरीके से लिखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका हाफ मार्क्स भी नहीं कटेगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। इन बातों की तरफ आप सभी ने ध्यान देना है। तो चलिए मैं इसकी हिंदी एक्सप्लेन करता हूं आप सभी के सामने। डस्ट ऑफ स्नो इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। प्रोमिनेंट मीन्स महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट। इसकी जगह हम प्रोमिनेंट भी लगा सकते हैं, इमिनेंट भी लगा सकते हैं, सिग्निफिकेंट भी लगा सकते हैं, इंपोर्टेंट भी लगा सकते हैं। तो हमारी जो लाइनें हैं वो दूसरों से अलग होगी, तभी एग्जामिनर को ये लगेगा कि वाकई में बच्चे ने जो स्टडी किया वो दूसरों से अलग है, और तभी आपके नंबर अच्छे आ पाएंगे। यदि हम एक ही जैसा रट्टा लगाते हैं, बिल्कुल एक जैसा ही सेम लिखते हैं, तो एग्जामिनर को भी लगता है इस बच्चे ने रट्टा लगाकर लिखा हुआ है, तो इससे हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते। इट इज अ सिंबॉलिक पोएम, यह एक प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीकात्मक क्यों कहता है? क्योंकि इस कविता के अंदर कवि ने क्रो और हेमलॉक ट्री को एक प्रतीक के रूप में लिया है। जैसे कई व्यक्तियों की मान्यता होती है कि कई बार जो बिल्ली है वो रास्ता काट देती है, कोई चीख मार देता है, तो कभी उसको नेगेटिव वे में लेते हैं। उनको लगता है कि आज उनका दिन खराब हो जाएगा यदि वो अपने दिनचर्या में आगे बढ़े तो, लेकिन वो पीछे ही रुक जाते हैं कार्य करने में। लेकिन कवि ने इस चीज को चेंज कर दिया है। वैसे क्रो और हेमलॉक ट्री को बैड ओमन्स माना जाता है, अपशगुन माना जाता है, लेकिन कवि ने इन दोनों चीजों को ही अपने लाइफ के अंदर पॉजिटिव वे में लिया है। तो यही चीज इसलिए इसको कहा जाता है कि इट इज अ सिंबॉलिक पोएम, यह एक प्रतीकात्मक कविता है। एट इट्स सरफेस, ऊपरी सतह पर, इट टेल्स, यह बताती है अ वेरी ट्रिवियल इंसिडेंट, कि यह एक बहुत छोटी सी घटना है। ट्रिवियल मीन्स छोटी सी। द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, जो कवि है वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। अंडर मीन्स के नीचे, इसकी जगह बीनीथ भी लिख सकते हैं। इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है। एंड स्नो इज फॉलिंग, और बर्फ गिर रही है। आ करो, एक कौवा इज सिटिंग, बैठा हुआ है, ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, एक पेड़ की शाखा पर। इट विंग्स गेट कवर्ड, इट्स विंग, जो उसके पंख हैं, गेट कवर्ड
वो कवर्ड है, ढके हुए हैं फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के कणों से। फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो क्या होता है? बर्फ के छोटे कणों से। द करो जो कोवा है सेक्स इटसेल्फ, वो इसको स्वयं हिलाता है। एंड द स्नो फॉल्स ऑन द पोएट, और जो बर्फ है वो कवि के ऊपर गिरती है। द लिटिल इंसिडेंट, यह छोटी सी घटना ब्रिंग्स लाती है अबाउट द सडन चेंज, सडन मीन्स अचानक, चेंज परिवर्तन, यह छोटी सी घटना अचानक परिवर्तन लाती है इन द पोएट्स हार्ट, कवि के हृदय में। ही फील्स, वो महसूस करता है, फील मीन्स महसूस करना, दैट कि इट हैज सेव्ड, इसने बचा लिया है, भाई जो ये छोटी सी घटना घटी है इसने बचा लिया है, द रेस्ट ऑफ हिज डे, उसका कुछ दिन, उस घटना ने उसके कुछ दिन को खराब होने से बचा लिया है। नाउ ही विल नॉट लेट हिज डे बी वेस्टेड सिंपली बिकॉज द स्नो इज फॉलिंग। अब आगे कवि क्या कहते हैं कि वो अब अपने बचे हुए दिन को खराब नहीं होने देगा, जो बर्फ गिर रही है, कि जो अड़चने, जो प्रॉब्लम उसके मार्ग में आ रही है, उसको लेकर उसके आने से अब वो अपने पद से विचलित नहीं होगा। लाइक द करो, कौवे की तरह, ही टू विल सेक्स ऑफ हिज इनर्शिया, इनर्शिया मीन्स जड़ता, इनर्शिया क्या होता है? जड़ता, की वो अपनी जड़ता को त्याग देता है, सेक्स ऑफ मीन्स त्याग देना, एंड गो, और चला जाता है अबाउट हिज बिजनेस, यहां पर बिजनेस का मीनिंग क्या होगा? कार्य, क्या होगा? कार्य, इसको एक्ट भी लिख सकते हैं, एक्ट एज यूजुअल, हमेशा की तरह, भाई वो हमेशा की तरह जैसे कार्य के लिए जाता था वो कार्य के लिए चल पड़ता है। तो बच्चों ये इसकी हिंदी है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से कार्य करेंगे। यदि आप इस तरह से राइट करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो यदि आपको हमारा लिखने का तरीका पसंद आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्लीज टेक इट। और बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूं जो एक्मे ई अकेडमी का प्लांट्स हमने लगाया है, बस आप उसको अपने स्नेह से, अपने प्यार से उसको सींचते रहिए ताकि आपका कोऑपरेशन हमें मिलता रहे। और जो भी वो प्लांट्स जब एक वृक्ष बनकर तैयार होगा तो उसके फ्रूट, जो उसके फ्रूट होंगे उसका फल सिर्फ आपको ही मिलेगा, ताकि भविष्य के अंदर आप उन्नति कर सको, तरक्की कर सको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।